हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हमने एक रिवीजन क्लास लेके आया है 12th के बच्चों के लिए जो कॉमर्स से हैं। उसके लिए हम एक रिवीजन क्लास लेके आए हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रिवीजन के तौर पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये थोड़ा सा फास्ट क्लासेस होगा। इसमें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, एक समरी के रूप में पढ़ाऊंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, एक मिनट मैं हाईलाइटर ऑन कर लूं, ठीक है। उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की प्रकृति और महत्व क्या है। यानी मैनेजमेंट का किस टाइप का मैनेजमेंट होता है, क्या प्रकृति होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे ये टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, बट मैं इंग्लिश वाले को ही हिंदी में समझाऊंगा। ओके, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम। अब ये डेफिनेशन किसने दिया? ये डेफिनेशन दिया हेरोल्ड कुंट्ज एंड हेंस वेरिस ने। ये दो राइटर थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दिए। तो अब क्या कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? कि एक एनवायरनमेंट को डिजाइन करने, एनवायरनमेंट को बनाने का और उसे मेंटेन करने का। किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा? इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें इंडिविजुअल यानी सिंगल व्यक्ति जो है वो काम करेगा ग्रुप में, जैसे हम हैं और 4-5 और आदमी, सब अकेला अकेला व्यक्ति मिलकर एक ग्रुप बनाएगा, उसमें वो काम करेगा और अपने सेलेक्टेड एम जो उसने गोल्स या एम जो उसने सेलेक्ट कर रखा उसको क्या करेगा, वो अचीव करेगा। कैसे करेगा? इफिशिएंटली। अब देखिए यहां पे दो वर्ड आता है, इफिशिएंट, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। देखो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को समय पर पूरा करना, काम को समय पर पूरा करना। देखिए लिखा हुआ इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, यानी अपने जब काम को अगर सही ऑन टाइम अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बोलते हैं इफेक्टिवनेस। जैसे आप लोग देखते हुए, अगर मान लीजिए आपके पेट में गैस बन गया तो एसी लोग क्या करता है, एसी लोग अगर आप वो खाते हैं, टैबलेट खाते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर आता है और एसी लोग क्या करता है, सुई इंजेक्शन लगा देता है। वो क्या होता है, तुरंत काम कर देता है। तो वो क्या हम लोग बोलते हैं, बाप इंजेक्शन बड़ा इफेक्टिव था। मतलब वो बोलते हैं ना, हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन बड़ा इफेक्टिव था। तो इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया वो टाइम पे काम करना शुरू कर दिया। तो जब काम हम टाइम पे कंप्लीट कर देंगे तो उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस को हिंदी में बोलते हैं प्रभावपूर्णता और इफिशियंसी को बोलते हैं कुशलता, ठीक है। तो इफिशियंसी का मतलब हो जाएगा जब हम कम कॉस्ट पे यानी कम लागत पे काम को कंप्लीट करेंगे तो उसको बोलेंगे इफिशियंसी। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो क्या विशेषता है मैनेजमेंट का? देखिए ये पॉइंट है, मैं कह रहा हूं कि ये रिवीजन क्लास है, फास्ट ट्रैक क्लासेस है, इसमें सिर्फ मैं पॉइंट को एलेबरेट करूंगा। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना अगर होगा तो, चूंकि अब तो आप लोग के पास टाइम नहीं है, बट मैं डिटेल में क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। यहां पे मैं समरी आपको, चूंकि टाइम नहीं है आप लोग के पास ना, तो आप जो है ये टॉपिक याद करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी उसको डिस्क्राइब करने में। चलिए पहला बोला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का जो काम करेंगे वो किसी ना किसी गोल पे आधारित होगा। हमारा जो गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो बोला प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम मैनेजमेंट का काम करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, यानी सब जगह, एवरीथिंग। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। बच्चा जन्म लिया तो भी, मरा तो भी, शादी हुआ तो भी, तलाक हुआ तो भी, हर जगह मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। इसी तरह से अगर कंपनी क्रिएट हुआ तो, कंपनी अगर चल रही है तो मैनेजमेंट की जरूरत है, कंपनी को डिसॉल्व करना है तो मैनेजमेंट की जरूरत है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक मैनेजमेंट ही करना है। इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुयामी प्रक्रिया है, या एक बहुयामी या मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल का मतलब हुआ कि यह एक ही कार्य नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य करता है। जैसे मैनेजमेंट क्या करेगा, लोगों को मैनेजमेंट करेगा, किसी प्रोसेस को मैनेजमेंट करेगा। देखिए अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं इस तरह का क्या कहते हैं वो देता हूं, नोट्स देता हूं, जहां पे इंग्लिश में भी लिखा रहता है और हिंदी में भी लिखा रहता है। तो एक बार देख लेते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस में क्या बोला। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स
एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, और जो हमारे पास ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करेंगे। यानी ये सिर्फ किसी एक काम का मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक काम के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे काम के लिए आप अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि आप एक बार मैनेजमेंट का काम कर दिए तो ऐसा नहीं अब वो जिंदगी भर वही मैनेजमेंट अप्लाई होगा, नहीं। मैनेजमेंट आपको चेंज होते रहता है और वो लगातार काम करने वाली क्रिया, यानी हर काम के लिए आपको हर तरीके का मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी का मतलब हम लोग शुरू में डेफिनेशन में ही देखे थे, जो इंडिविजुअल है ग्रुप में रह के काम करता है, तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का जो कार्य होगा वो ग्रुप में रह के किया जाएगा। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या? डायनामिक का मतलब होता है गत्यात्मक, जो परिवर्तन होते रहता है, जो चलते रहता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो चूंकि मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट फिक्स नहीं है। आपने किसी चीज के लिए एक बार मैनेजमेंट का जो प्रोसेस बना दिया, सेम वो जिंदगी भर वही नहीं चलने वाला। आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आपको मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखो, मैनेजमेंट दिखाई दे सकता है? नहीं देगा। आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ये इंटेंजिबल का मतलब वही हुआ। इंटेंजिबल का मतलब आपने इंटेंजिबल एसेट्स भी पढ़ा होगा, तो उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो लेकिन ये एक पावर है। जिस टीम के पास, जिस कंपनी के पास मैनेजमेंट, तगड़ी मैनेजमेंट है, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो मार्केट में सर्वाइव करता है, मार्केट में स्टेबल रहता है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, it is multi-dimensional process, it is continuous process, management is group activity, management is dynamic function, management is intangible force। अगर आपको फीचर्स लिखना हो तो ये 5-6 पॉइंट लिख देना और थोड़ा थोड़ा एलिबरेट कर देना, नंबर कम मिल जाए, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों मैनेजमेंट करते हैं? तो मैनेजमेंट के उद्देश्य को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होगा? सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सर्वाइव करना। कोई नया अगर कंपनी खुल रही है, नया ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखना होता है मार्केट में। ऐसा नहीं जो कुछ दिन चलिए और आउट ऑफ मार्केट हो गए, नहीं, सर्वाइव करना, अपने आप को जिंदा रखना। दूसरा होता है अर्निंग प्रॉफिट। जब वो सर्वाइव कर जाता है तब सोचता है कि क्या अब जो है, अब हम पैसा कमाने के बारे में सोचें। तो ये क्या हो गया? अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा हो गया अर्निंग प्रॉफिट। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेशन। यानी अब जब हम सर्वाइव भी करेंगे, अर्निंग प्रॉफिट भी कमाने लगे, अब हम अपने आप बिजनेस को फैलाएंगे, ग्रोथ करेंगे, एक जगह खोले, दूसरी जगह खोलेंगे, तीसरी जगह एक्सपेंशन करेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहले बता रहा हूं, ये समरी है, फुल्ली नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव, अब उसका सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? तो सामाजिक उद्देश्य, समाज के प्रति उसका क्या उद्देश्य होगा? प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट एफोर्डेबल प्राइस। मतलब ये गुड्स, अच्छी गुड्स समाज को प्रोवाइड करवाएंगे और कॉस्ट पे, उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे वो सोसाइटी खरीद सके। अब मान लीजिए हमें ब्रेड बेचना है, सपोज दैट ब्रेड बेचना, जैसे एमआई के केस में देखिए, मोबाइल, एप्पल का मोबाइल बहुत महंगा था, तो एमआई ने क्या किया? एमआई जब कंपनी इंडिया में आई थी तो उसने थोड़ा सस्ता मोबाइल निकाला, अफोर्डेबल, जो मिडिल क्लास को क्या किया, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, और वो क्या किया? सक्सेस हो गया। चलिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि दीज ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एम्प्लॉय को चाहिए कि उसको सैलरी अच्छा मिले, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, उसको थोड़ा सम्मान मिले, यही सब चाहिए। तो बोला कि फेयर रेम्युनरेशन फॉर द एम्प्लॉय, फेयर रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉय, फेयर रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉय, यानी एक अच्छा रेम्युनरेशन दे, उसके क्या कहते हैं, वो जिस लायक है उस लायक उसको सैलरी मिलना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय क्या पर्सनल ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है अगर वो क्या कहते हैं अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन किया तो अकाउंटेंट ही रहे, उसको प्रमोट करे, उसको ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, एक
वर्किंग जहाँ पे वो काम कर रहा है इन्वायरमेंट अच्छा हो, ऐसा नहीं हो जो पता चले कि काम कर रहे हैं और पसीने से लथपथ है, कभी बारिश के टाइम में पानी चू रहा है या फिर क्या कहते हैं बहुत शोरगुल हो रहा है, नहीं, उसको एक पीसफुल एक बेहतर इन्वायरमेंट दे ताकि जो वो काम करे वो बेहतर ढंग से करे। प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी, देखिए हम लोग भी हम जिस कंपनी में थे वहां भी मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता था कि आपका अगर कोई तबीयत खराब हो गया तो आपका जो खर्च हुआ है हॉस्पिटल में वो रिम्बर्स किया जाता था, मतलब रिम्बर्स मतलब वो आपको दे दिया जाता था। और फैमिली में भी अगर कोई माता या पिता का कुछ मेडिकल कोई इश्यू हो गया, आपने चेकअप करवाया तो बिल आप लगा सकते हैं, वो रिम्बर्स हो जाएगा, कंपनी देती थी। तो ये चीजें क्या था, ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, ताकि देखिए हमेशा याद रखिए कि एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो आपका काम हमेशा चलता रहेगा, अगर एम्प्लॉय दुखी रहा तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। ये हिंदी में संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का क्या महत्व है, मैनेजमेंट का काम जो मैनेजमेंट जो हम करते हैं, ये इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या महत्व है। चलिए पहला, मैनेजमेंट हेल्प अचीवमेंट ऑफ कलेक्टिव गोल, जो हमारी सामूहिक लक्ष्य होता है, सामूहिक लक्ष्य का मतलब जो कंपनी का लक्ष्य, सिर्फ मेरा पर्सनल नहीं, जो ग्रुप, जो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, उस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, अब मैनेजमेंट क्या करता है कि कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपके जो वर्किंग, आपकी जो काम करने की क्षमता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब मान लीजिए सपोज दैट क्या कहते हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं और पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई, जैसे ग्रुप है 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई अपना वो काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, इसमें पता चला कि एक ही काम को 2 लोग कर रहा है, तो ये क्या मैनेजमेंट, तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट को क्या करेगा, उसको सबसे पहले शेड्यूल बनाएगा कि कौन सा कौन वर्क करेगा, ताकि रिपीटेड वर्क ना हो, वर्क जो है रिपीटेड ना हो। चलिए मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक का मतलब जो चलते रहे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेज होते रहे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चलता रहे, ऐसा नहीं कि जैसा बना दिया वैसा बना हुआ है, अब चेंज ही कुछ नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होता ऑटोमेटिक हो जाओ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी क्या कहते हैं, अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट अगर आपने लिख दिया इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, आपको नंबर कोई काटने वाला नहीं है, मिलेगा। चलिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, तो बोला मैंने, देखिए इससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, आना है, इसको आप रट लो, या तो ऑब्जेक्टिव नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन, आना ही आना है। पहला, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, 3 प्रकृति होते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक साइंस है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि साइंस है कि प्रोफेशन है, या ऑल ऑफ दीज रहेगा, तो ऑल ऑफ दीज लगाना, या दो पूछ देगा, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस बोथ लगाना, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। अब देखिए आर्ट में सबसे पहले मैनेजमेंट आर्ट है तो आर्ट को समझना पड़ेगा कि आर्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो बोला कि आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। आर्ट के जो जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या हो गया, जैसे आप अगर संगीत बजाते हैं, अब गीत गाते हैं, कोई भी गाना गा रहे हैं, तो गाना जब गा रहे हैं तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको पता है कि सुर कहाँ मिलाना है, ताल कहाँ मिलाना है, कैसे बोलना है, कैसे अप डाउन होना है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज। उसी तरह मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। इंडिविजुअल यूज का मतलब क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति एक ही गाने को या एक ही काम को अलग अलग तरीके से करता है। अब मान लीजिए हनी सिंह गा रहा है, तो हनी सिंह का गाना लता मंगेशकर का गाएगी तो अलग अंदाज में, लता मंगेशकर का गाना हनी सिंह गाएगा तो अपने अंदाज में, तो इंडिविजुअल यूजेज है। तो उसी तरह प्रबंध भी, मैनेजमेंट भी इंडिविजुअल यूजेज है। अगर एक व्यक्ति कोई कार्य के लिए मैनेजमेंट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस हो सकता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट। जैसे आप अगर गाना गा रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक आर्ट है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर गाएंगे। उसी तरह मैनेजमेंट में भी जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आप उतना बेहतर कार्य कर सकते हैं मैनेजमेंट का। क्रिएटिविटी का मतलब क्या, अलग कुछ नयापन हमेशा करना, ठीक है, कुछ नयापन। तो मैनेजमेंट भी क्या हो गया, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी का काम है। चलिए
मैनेजमेंट साइंस क्यों है? साइंस इसलिए देखिए, साइंस में क्या होता है, कॉज और इफेक्ट दोनों लगा रहता है। मतलब जो ये हुआ तो ये होगा, डेफिनेट है कि आप अगर ऊपर क्या कहते हैं कोई पत्थर फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये क्या है, कॉज इफेक्ट। तो उसी तरह से मैनेजमेंट में भी है कि सिस्टमेटिक नॉलेज ग्रुप है। एक ये नॉलेज जो दिया जाता है वो सिस्टम में दिया जाता है। जब एमबीए की तैयारी आप करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ट्रेनिंग, यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कार्य का जो ट्रेनिंग दिलवाया जाता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, यानी रूल एंड रेगुलेशन पे आधारित होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब आप मान लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पत्थर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही, जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा वहां पे। तो ये ऑल हर एक जगह एप्लीकेबल है। तो उसी तरह पत्थर फेंकेंगे कहीं भी तो नीचे आएगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी हर एक जगह एप्लीकेबल है। चलिए, एज ए प्रोफेशन, अब बोला प्रोफेशन भी है, एक पेशे के रूप में भी है। तो वेल डिफाइंड नॉलेज ग्रुप, यहां भी वही चीज है। प्रोफेशन में क्या होता है, पेशा में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर, वकील, उसको एक डिफाइन किया जाता है कि कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन वकील बनेगा। उसके पास जो नॉलेज रहता है वो डिफाइंड नॉलेज रहता है, वो बुक की नॉलेज रहती है, थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखिए प्रोफेशन में, जैसे प्रोफेशन में डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सीए हो गया, चार्टर अकाउंटेंट हो गया, इस सब में कोई दूसरा व्यक्ति काम कार्य कर सकता है? वकील का कार्य दूसरा व्यक्ति कर सकता है? नहीं, वही कर सकता है जो वकील बना। उसी तरह से कह रहा है कि मैनेजमेंट का भी कार्य में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर देखिए, मैनेजमेंट का कार्य कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ जगह मैनेजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप मैनेजमेंट का कार्य किए हुए हैं या मैनेजमेंट से क्वालिफाई है तो ही आप कार्य कर सकते हैं। सर्विस ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ हर एक प्रोफेशन का जो होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे डॉक्टर का क्या है, पेशेंट को देखना, या फिर वकील का क्या है, झगड़े वगैरह सुलझाने, चार्टर अकाउंटेंट का क्या है, टैक्सेशन का कंसल्टेंसी देना या कंपनी वगैरह को कंसल्टेंसी देना। उसी तरह मैनेजमेंट का भी क्या एक क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, सर्विस। मैनेजमेंट का क्या, मैनेज करना, किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए सर्विस देना। तो याद रखना कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट एक कला भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। कौन सा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल को हाई लेवल भी बोलते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। तो हाई लेवल में कौन कौन शामिल होता है, चेयरमैन, चीफ ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल में कौन शामिल होता है, इट इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो शामिल होगा। जैसे ऑपरेशन मैनेजर, क्या कहते हैं, फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारे। अब बोला हाई लेवल मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है। देयर फंक्शन आर फॉलोज, उसका काम निम्नलिखित है। टू एस्टेब्लिश यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, यानी दो डिपार्टमेंट के बीच में जो होता है यूनिटी एस्टेब्लिश करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो दोनों में समन्वय करवाता है कौन, हाई लेवल। चलिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये कौन सेट करता है, हाई लेवल। फॉर्मेटिंग बिजनेस पॉलिसी कौन बनाता है, हाई लेवल मैनेजमेंट। टू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इंपैक्ट, बिजनेस में जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसको एनालिसिस कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो कौन बताता है, हाई लेवल मैनेजमेंट। टू अरेंज फाइनेंस, यानी फाइनेंस मनी फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं आप उसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो कौन अरेंज करेगा, टॉप लेवल। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कौन सा रिसोर्स हमारे पास कितना है, किसका इस्तेमाल कहां करना है, ये कौन डिसीजन लेगा, हाई लेवल मैनेजमेंट। चलिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द हायर लेवल मैनेजर एंड अ लोअर लेवल मैनेजर, यानी ये हाई लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच का ये लिंक है। यानी कोई भी हाई लेवल मैनेजमेंट को अगर कुछ पहुंचाना हो लोअर लेवल तक तो वो मिडिल लेवल को कहेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल को हाई लेवल पे पहुंचाना है तो लोअर लेवल मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल हायर लेवल को पहुंचाएगा। चलिए, टू इंप्लीमेंट द प्लान मेड बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट, अगर मान लेते हैं कि हाई लेवल ने जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल। असाइन देयर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को उसके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन असाइन करेगा, मिडिल लेवल। टू सी वेदर देयर द सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट, ये भी देखना है कि हमारे डिपार्टमेंट में सफिशिएंट लेबर या सफिशिएंट एम्प्लॉय मौजूद है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय को मोटिवेट कर देगा, मोटिवेट करेगा किस चीज के लिए, काम करने के लिए, सही से काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, ये किसका काम है, तो मिडिल लेवल का। चलिए,
लोअर लेवल का क्या काम है? लोअर लेवल में सबसे पहले कौन कौन शामिल होता है? फोरमैन, सुपरवाइजर कम इन लोअर लेवल मैनेजमेंट, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द हायर लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर, नहीं हायर लेवल एंड मिडिल मैनेजर होना चाहिए सर, चलो ठीक, मिडिल होगा। तो ये क्या करता है कि फोरमैन सुपरवाइजर सब क्या करता है, जो उसको गाइडेंस दिया गया ऊपर से हायर लेवल या मिडिल लेवल, उसके अकॉर्डिंग काम करवाता है, किससे? एम्प्लॉय से। इसका फंक्शन क्या है? सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना कि कौन सा एम्प्लॉय को हम अपने जॉब पे रखेंगे, कौन सा का नहीं रखेंगे, कौन से काम के लिए कौन सा एम्प्लॉय सही होगा। टू ट्रांसमिट द गाइडेंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर टू द एम्प्लॉय, यानी ये क्या करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर से जो गाइडेंस आएगा उसको ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा किसको? एम्प्लॉय को। टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के बीच में डिसिप्लिन क्रिएट करके रखेगा। टू गिव सजेशन टू द एम्प्लॉय एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ये क्या करेगा? एम्प्लॉय को सजेशन देगा ताकि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के लिए अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करेगा। ये सब किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। टू अरेंज द नेसेसरी इक्विपमेंट टू द डूइंग वर्क, यानी काम करने के लिए जो भी नेसेसरी क्या कहते हैं इक्विपमेंट की जरूरत है वो प्रोवाइड करवाएगा। जैसे लैपटॉप अगर स्लो चल रहा है तो लैपटॉप उसका काम है कि लैपटॉप प्रोवाइड करवाए, कैलकुलेटर प्रोवाइड कराए, फाइनेंस के लिए जो भी। और मान लीजिए और भी दूसरा कोई प्रोडक्शन में जिस मशीन की रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको क्या करें? इम्प्लीमेंट करवाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको पहले बता रहा हूं कि ये शॉर्ट में हम पढ़ा रहा हूं ताकि आपको रिवाइज कराया जा सके। ये पूरा क्या कहते हैं डीपली क्लासेस नहीं है, तो इसलिए आपको, ताकि आप जो आधे घंटे के अंदर में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सको, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए अब आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कितने कार्य हैं? मैनेजमेंट के 5 कार्य हैं, याद रखना। यही पांचों चैप्टर हम आगे चल के पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरह के पढ़ेंगे। यही एक चैप्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है। 5 ही क्या कहते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन जो है 5 फंक्शन है। कौन कौन सा? पहला प्लानिंग, जिसको कहते हैं हिंदी में नियोजन। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, जिसको कहते हैं संगठन। तीसरा स्टाफिंग, जिसको कहते हैं नियुक्तिकरण। डायरेक्टिंग, जिसको कहते हैं निर्देशन। कंट्रोलिंग, जिसको कहते हैं नियंत्रण। ये ऑर्डर में याद करना है। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन जो है उसका पहला फंक्शन कौन सा है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में 4 दे सकता है, जिसमें प्लानिंग रहेगा, आपको प्लानिंग का टिक करना है। चलिए अब आ गए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय, यानी एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना। एक दूसरे के बीच में तालमेल बैठाना। अक्सर कंपनी में यही दिक्कत होती है कि 2 डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल नहीं बैठा है तो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा जहां हो गया जिस कंपनी में वहां काम बाधित होना तय है। तो इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। हमने वहां पे पढ़ा हुआ था। चलिए पहले कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए पढ़ लेते हैं ऐसे। कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजिली अचीव। क्या बोला? कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। किसके बीच में? वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एक्टिविटी किया जाता है, उस सबके बीच में हम कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी को पेमेंट करना है, तो किसी को पेमेंट करना है तो अप्रूवल चाहिए किससे? हमें सबसे पहले अप्रूवल चाहिए मार्केटिंग टीम से। क्या इसको पेमेंट करना है तो वो अप्रूव करेगा, सिग्नेचर करेगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा किसी मैनेजर के पास, हेड ऑफ मैनेजर भी बिल चेक करेगा, सही है। मैनेजर क्या करेगा? साइन करेगा, अप्रूव करेगा, तब जाके जाएगा बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास, मतलब जो बैंक देखता है बैंक का कार्य, वो क्या करेगा? वो भी चेक करेगा, साइन करेगा, तब जाके पेमेंट अप्रूव करेगा। तो ये क्या? कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा, तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो पेमेंट क्या हुआ? डिले हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि भैया मैं नहीं कर रहा हूं, मैनेजर कहेगा मैं नहीं कर रहा हूं, बैंक डिपार्टमेंट कहेगा मैं नहीं कर रहा हूं, मार्केटिंग वाला कहेगा मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा काम है, ये हम जहां करते थे वहां कभी कभी हो जाता था इस तरह का घटना। तो उसमें क्या होगा? पेमेंट डिले हो जाएगा। पेमेंट डिले होगा तो सप्लायर हमारा क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम से सप्लाई देना बंद कर देगा। सप्लाई बंद होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकेगा जाएगा। चलिए तो अब पढ़ते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है और इसके फीचर्स या नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज कलेक्टिव एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या है? सामूहिक प्रयासों में तालमेल बैठाता है। सामूहिक प्रयास, सामूहिक मतलब कोऑर्डिनेशन किसके बीच बैठाएंगे? जब 2-4 व्यक्ति होगा, 2-4 डिपार्टमेंट होगा, तब ना कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे। सिंगल व्यक्ति हम अपने अंदर में कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे नहीं।
तो वही बोला कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज कलेक्टिव एफर्ट, यानी जो सामूहिक क्रिया है, सामूहिक एफर्ट जो लगाता है उसके अंदर तालमेल बैठाता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, ये इंश्योर करता है कि आप जो काम करें उसमें यूनिटी हो, मतलब एकता। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर्स, ये क्या करता है, सभी प्रबंधकों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी मैनेजर है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल, कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल है, हर एक जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए तो यहाँ ये क्लासेस खत्म होता है, मतलब जो ये हमारा पहला चैप्टर था उसका रिवीजन क्लासेस हो चुका है। आप लोग देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि आपको बस ये 25 मिनट में हमने पहला चैप्टर रिवाइज करवा दिया। इस तरह से अगर 12 चैप्टर है तो मुश्किल से 6 घंटे में आपको मैं चाहूं तो पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी रिवाइज करवा सकता हूं। इसके लिए बस आपको करना यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। हम फ्री में अगर इतने एफर्ट करके आपको क्लास दे रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने जो मेरे इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करवाएं। और आपको बता दूं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपको जो है वीडियोस बना के दूंगा। इंस्टेंट नहीं, लेकिन हाँ 2-4 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर में मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा। अगर मुझसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे, मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा। मैं ऑफलाइन कहाँ पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन कहाँ पढ़ाता हूँ, ये सारे बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी आप क्या कहते हैं एग्जाम देने वाले हो, अभी जो 10 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, आप लोग ये वीडियोस को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।